वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए हर हफ्ते लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 35 तक कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 35 तक जो था वो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बताता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आता है 12 से 15 तक, और अब जो शुरू होगा वो है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया गया है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि स्टेट किस प्रिंसिपल्स पे काम करे, एक डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरी चीज़ है। सबसे अहम चीज़ जो है एक डेमोक्रेसी में वो है उसके वेलफेयर के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके सिटीजन्स के डेवलपमेंट के बारे में, उसके रहने वाले लोग जो हैं उनके अच्छाई को लेकर। तो यही सी चीज़ों को लेकर जो बात किया गया वो सब बताया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो कि आता है पार्ट 4 में। और उसी का सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 36। आज हम लोग आर्टिकल 36 को समझेंगे। अब आर्टिकल 36 समझने से पहले क्या आपने हमारा पुराना वीडियो जो है पार्ट 3 का सबसे पहला वीडियो जो था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 उसको देखा आपने? अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। वहाँ पे हमने बताया है कि स्टेट क्या है। और जी हाँ, वही सेम चीज़ आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 36 में, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पर कि क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत दिया गया है हमारे स्टेट को। अब स्टेट से आप क्या मतलब समझते हैं? तो जैसे कि हमने आर्टिकल 12 में बताया था कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो था वो, अगर हम यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करें, मतलब कि हम इंडिया के बारे में बात करें, तो स्टेट का मतलब होता है जहाँ पर एक उसकी खुद की सॉवरेन गवर्नमेंट हो, वहाँ पे उसकी खुद की एक बाउंड्री हो, उसकी अथॉरिटीज़ हो, और वहाँ पे एक गवर्नमेंट हो जो रूल कर रही हो लोगों के ऊपर। तो ये स्टेट की डेफिनेशन है। चलिए हम देखते हैं आर्टिकल 36 में स्टेट को कैसे डिफाइन किया गया है। एक मेजर डिफरेंस जो है आर्टिकल 12 के स्टेट के डेफिनेशन में और आर्टिकल 36 के स्टेट के डेफिनेशन में, वो ये है कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन है वहाँ पर जो आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 के, उसको आप कोर्ट में जाकर एप्लीकेबल करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 36 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत दिया गया है, जिसपे आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टिव्स है, एक तरीका बताया गया है कि स्टेट कैसे काम करेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 के बीच में। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 12 हो वो डिफाइन करता है स्टेट को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बेस पर, उसके ऑर्गन्स के बेस पर, उसके पावर्स के बेस पर। वहीं पर पार्ट 4 का जो आर्टिकल 36 है, जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, उसमें जो है डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उन सबको एक सेट्स ऑफ रूल दिया गया है कि उनको किस रूल्स पे काम करना है, क्या वो अपने रूल्स के बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं डिस्क्राइब की गई हैं आर्टिकल 36 में। अब रूल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट जो है उसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, पार्लियामेंट है, उसके बाद लेजिस्लेचर आता है, और फिर लोकल बॉडीज़ आती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ आती है। ये हो गया आपको एक मेन उसमें। लेकिन आप जब स्टेट एक छोटे इस पे आए, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया जो है एक पूरे कंट्री के तौर पर देखा जाता है, जिसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पर प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा है। वैसे ही इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अपने एक रूल्स हैं, अपनी एक तरीका है जिस पर वो काम करती है, और उसी में आ जाता है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, लोकल बॉडीज़, या जिसमें आप म्यूनिसिपैलिटीज़ या पंचायत, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और उसके बारे में बताया गया कि उनकी हद कहाँ तक है, उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, वो किस हद तक जाकर फैसला दे सकते हैं। अब आर्टिकल 12 जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें सबसे पहले आता है यूनियन गवर्नमेंट, फिर आता है पार्लियामेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद आता है लोकल अथॉरिटीज़, एंड देन आता है अदर अथॉरिटीज़। ये सब चीज़ें जो हैं वो बयान की गई आर्टिकल 12 के अंदर। वैसे ही आर्टिकल 36 का जो एम्बिट है वो अपने आप में वाइड है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसको जो समझा जाता है, उसको अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो वो बहुत वाइड हो जाता है, वो खुला हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
जैसा हमने आर्टिकल 12 में देखा वैसे ही आर्टिकल 36 में यही सेम चीज़ें जो है, जो हमने आपको बताया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही सब चीज़ें आती हैं, लेकिन इसका एम्बिट बड़ा हो जाता है क्योंकि वो एक स्टेट लेवल पे काम करता है, राज्य के तौर पर। वहाँ पे उसकी अलग डिमांड्स है, अपनी एक चाहत है और उस हिसाब से वो काम करता है। एक और बात जो है वो जो डिफाइन किया गया वो ये है कि लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या आती है। तो आप सभी को पता है कि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर नगर पालिका परिषद होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपके पास ग्राम पंचायत है। तो इसी तरीके लोकल बॉडीज़ का बनता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ से, ग्राम पंचायत से, लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल ट्रस्ट होती है, ये सब लोकल बॉडीज़ बनाती है जिनका काम होता है लोकल लेवल पे, निचले स्तर पे काम करना, ताकि वो जो लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके और वहाँ पर आकर वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता सके। तो ये डेफिनेशन है लोकल बॉडीज़ का, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़, ग्राम पंचायत, लोकल ट्रस्ट आ जाते हैं और यही सब चीज़ बनाती है लोकल बॉडीज़ को। अब आर्टिकल 36 समझाने के लिए हम आपको 2-3 केस स्टडीज़ बताते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। और इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट केस जो आता है वो है अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर। ये 1966 का केस है और इसमें जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे एक ऑफिसर आता है, वो बोलता है कि हम स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और ग्राम पंचायत जो है वो लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर आती है। और उसने बोला कि हम कुछ कॉमन विलेजर्स का लैंड एक्वायर करेंगे और इसको गाँव के फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि ये ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो ज़मीन दे और उसका आप इस्तेमाल करें। और यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी राइट्स थे, जो भी अधिकार जिसका था ज़मीन का, वो वापस उन ग्राम पंचायत के लोगों को दे दिया गया। और कोर्ट ने यहाँ पे साफ बोला कि आर्टिकल 12 का जो स्टेट का डेफिनेशन है उसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ के हैं उसी के अंदर ग्राम पंचायत भी आता है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बातें लेकर आएँ और थोप दें उनके ऊपर। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन में है और ये ठीक नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ जो प्रॉपर्टी राइट्स है, जो अधिकार है ज़मीन के, वो वापस गांव वालों को दे दिया। दूसरा मेजर केस जो है, जो हम लोग को आर्टिकल 36 के तहत समझना है, वो ये है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर है। हमने सबसे पहले केस में देखा कि ग्राम पंचायत, अब हम म्यूनिसिपैलिटी की तरफ बढ़ते हैं। ये केस है मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। ये केस 1952 का है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, म्यूनिसिपल कमेटी जो है, वो कुछ फीस प्रिस्क्राइब करती है और जिसकी वजह से होलसेलर के नुकसान हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का वायलेशन है और ये बाइंडिंग नहीं होगा और इससे जो होलसेल डीलर है उसको नुकसान हो रहा है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, मतलब कि खासियत क्या है जिससे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है। तो ये दूसरा एक मेजर केस है। चलिए एक और केस की तरफ हम अब बढ़ते हैं। तीसरा जो ज़रूरी केस है वो है MC मेहता एंड अदर्स वर्सेस श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड अदर्स। ये केस है 1987 का और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोला वो ये था कि स्टेट का जो एम्बिट है, स्टेट का जो क्वेश्चन है, वो स्टेट को एक वाइडन करके समझना चाहिए। और यहाँ पर ये बोला कि जो प्राइवेट कंपनीज़ है उसका भी एक्शंस जो है एक स्टेट एक्शन के तौर पे देखा जाएगा, मतलब कि कोई स्टेट जो काम कर रही है उसके एक्शन के तौर पर देखा जाएगा प्राइवेट कंपनीज़ का भी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस थे आर्टिकल 36 के तहत, जो मैं सोचता हूँ कि आसान था आपको समझाने के लिए और आप आर्टिकल 36 को समझ गए होंगे इससे। अब यहाँ पर आर्टिकल 36 कंप्लीट हुआ। हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 के बीच में एक सिमिलरिटी है, कैसे दोनों समान है, एक बराबर के तौर पे आता है, क्योंकि आर्टिकल 12 भी स्टेट की डिफाइन करता है और आर्टिकल 36 डिफाइन करता है स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और इसको लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो हमारी रीच और लोगों तक बढ़ेगी और हम और लोगों तक पहुँचा सकेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ को आसान लैंग्वेज में। Thank you for watching Nation Info Hub.